बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो आपसे डिस्कस कर चुके जनाब कि सप्लाई की दो टाइप्स हैं, एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है और एक टैक्सेबल सप्लाई है। जब आप वो आइटम्स बेचेंगे जो कि फॉल करेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर, तो आप उस पर कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। और जब आप वो आइटम बेचेंगे जो टैक्सेबल सप्लाई में फॉल करते हैं, तो आप उस पर सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, या तो जीरो रेट पर क्योंकि वो जीरो रेट सप्लाई में फॉल करेंगे, या फिर नॉर्मल सेल टैक्स चार्ज करेंगे 17% के हिसाब से। तो टैक्सेबल सप्लाई की आपको दो टाइप्स बता देती हैं, एक नॉर्मल सप्लाई थी, नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई थी, और दूसरी जीरो रेटेड सप्लाई थी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे एग्जेम्प्ट सप्लाईज, जिनको हम कहते हैं सिक्स शेड्यूल आइटम। तो अगर आपको कोई भी कहे कि सिक्स शेड्यूल आइटम है, तो इसका मतलब समझ जाइएगा वो सिक्स शेड्यूल आइटम बोलकर इसको एग्जेम्प्ट बोलना चाह रहा है। तो अगर एग्जामिनर बोले कि ये आइटम सिक्स शेड्यूल आइटम है, तो मतलब वो एग्जेम्प्ट आइटम है। तो ना उसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कल इस हवाले से थोड़ा बहुत पॉइंट डिस्कस किया था, लेकिन वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से मैं इसको डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन मैं इसको दोबारा यहाँ से कंटिन्यू कर लेता हूँ। Certain important supplies of goods falling under this category are outside the scope of sales tax and therefore not subject to sales tax। अगर आप वो आइटम सेल कर रहे हैं जो कि सिक्स शेड्यूल में फॉल करते हैं, तो फिर उन पर आपने सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं करना, या वो सिचुएशन जो सिक्स शेड्यूल में बताई जा रही है। तो मैंने क्या बोला जनाब, किसी भी आइटम पर सेल्स टैक्स चार्ज करने से पहले आपको ये सोचना है कि क्या ये आइटम सिक्स शेड्यूल में मेंशन है। नंबर वन, अगर मेंशन है तो वो एग्जेम्प्ट हो गया, और अगर मेंशन नहीं है तो फिर देखें कि आप बतौर उसको अगर कॉटेज इंडस्ट्री बेच रहे हैं, या बतौर अगर आप उसको बेच रहे हैं रिटेलर जो कि अदर देन स्पेसिफाइड रिटेलर, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपको फिर भी उस पर सेल टैक्स चार्ज नहीं करना। ये दो बुनियादी बातें आपके सामने मैंने रख दी थी। अब लिखा हुआ क्या है, एन एग्जाम्पल इज पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर where paper purchase suffer sales tax but their supply does not, and in this case input tax cannot be reclaimed. Other important exempt items are, हमने कहा लाइव एनिमल्स, हम बकरा ईद पे जो है जानवर परचेज करते हैं तो उस पर कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट सब्जेक्ट टू एनी फर्दर मैन्युफैक्चरर। हमने कहा जनाब कि आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेज करते हैं, आप सब्जियां खरीदते हैं, आप जो है वो फ्रूट परचेज करते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स पर हम मार्केट में सेल्स टैक्स चार्ज होता हुआ नहीं देखते। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। मैंने इसके ऊपर फर्दर एग्जाम्पल भी दिया। मैंने कहा जनाब कि अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कोई भी बेचे, क्योंकि वो बतौर एग्जाम्प्ट है, सब्जी फ्रूट इस तरह के तमाम आइटम कोई भी सेल करे तो वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स नहीं, क्योंकि वो मेंशन है सिक्स शेड्यूल में। लेकिन अगर उसी फ्रूट का आप जूस बनाकर बेचेंगे, तो अगर वो जूस बनाने वाला कोई आम जूस वाला है, तो वो उस पर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करता, क्योंकि या तो वो कॉटेज इंडस्ट्री में आ जाता है, या फिर वो रिटेलर एक तरह का बन जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें कि मैकडोनल्ड अगर क्या कर रहा होगा, जूस बना के देगा, तो मैकडोनल्ड जब वो जूस बना के देगा तो वो आपसे सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा होगा। अगर मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम को बना के दे रहा है आपको, तो वो आइसक्रीम बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है ऑब्वियसली। लेकिन अगर आइसक्रीम आइसक्रीम आपको कहीं भी इस सिक्स शेड्यूल में दिखाई नहीं देगी कि वो एग्जाम्प्ट है, इट मीन्स आइसक्रीम बतौर प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट नहीं है। लेकिन अगर आइसक्रीम बनाने वाला एक छोटा मोटा बंदा है जो क्या कहते हैं अपने ठेले पर क्या कर रहा है, कुल्फियाँ बना बना कर बेच रहा है, तो ऑब्वियसली हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कुल्फ़ी के साथ क्या करे, सेल्स टैक्स भी चार्ज करे, ठीक है। लेकिन अगर यही आप कुल्फ़ा खाएंगे वॉल्स का, तो वॉल्स का कुल्फ़ा जो होगा वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स होगा। क्यों? क्योंकि कुल्फ़ा या आइसक्रीम बतौर आइटम एग्जाम्प्ट नहीं है, लेकिन अगर उसका बेचने वाला या तो कौन है, रिटेलर है, या बेचने वाला जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री है, तो फिर इस केस में वो आइटम सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर उसका बेचने वाला वो कंपनी है, तो वॉल्स कंपनी हो गई, तो फिर ऑब्वियसली ये तमाम आइटम सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स हो जाएंगे। हाँ, अगर आइसक्रीम कल आ जाए कौन से शेड्यूल में, सिक्स शेड्यूल में, तो फिर आप वॉल्स बेचे या ठेले पे कोई कुल्फी बना के बेचे, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये बुनियादी बातें अच्छी तरह आपने दिमाग में फिट करनी है, ताकि आप सेल्स टैक्स के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ सकें। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो होली कुरान एंड अदर होली बुक्स और रिकॉर्डेड एंड ऑडियो वीडियो कैसेट्स, ठीक है जी। तो कुरान
जो मुसहफ होता है, सहीफ़ा होता है, जिसको प्रिंट करके मार्केट में आप देखते हैं उसकी कॉपीज़ हम परचेज़ करते हैं, या उसके अलावा कोई और मजहबी किताबें हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड हो ऑडियो फॉर्म में या वीडियो कैसेट फॉर्म में, तो ये आपके लिए क्या है, ये आइटम ही एग्जाम कर दिया गया आपके लिए। अच्छा जी, अब इम्पोर्टेड सैंपल्स। अगर आप बाहर से सैंपल मंगवाते हैं किसी को, तो क्या आप उस सैंपल की बेस पे किसी भी कंपनी को बाहर इंपोर्ट ऑर्डर क्या कर सकें, प्लेस कर सकें। तो अगर वो बाहर वाली कंपनी आपको जो प्रोडक्ट भेजती है उस पर वो सैंपल लिख के भेज देगी और आप ये प्रूफ कर देंगे भाई ये सैंपल है, तो इस सैंपल होने की बेस पर क्या होगा, जब आप उसको कस्टम से हासिल करोगे या वो चीज़ आप तक पहुंचेगी, तो सैंपल होने की बिना पर उस पर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे हम इम्पोर्टेड सैंपल। लेकिन लोकल सैंपल्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स होते हैं। वो कैसे होते हैं इसका तस्करा आपके सामने आना है, क्योंकि ये एक बहुत डिटेल बात है जिसका ताल्लुक किससे है, मैन्युफैक्चरर से है। तो अगर फॉरेन कंट्री से किसी प्रोडक्ट का सैंपल आता है, देखें अगर आप नॉर्मली वही प्रोडक्ट अगर आप बल्क में क्या कर रहे होंगे या आप नॉर्मली आप उसको इंपोर्ट कर रहे होंगे तो आपको सेल्स टैक्स देना होगा। लेकिन अगर वो सैंपल के तौर पे आपके पास आ जाती है तो फिर आप ऑब्वियसली इस पॉइंट की वजह से उस पर सेल टैक्स पे करने से बच जाएंगे। तो यानी कि वो एग्जेम्प्ट होगी, क्योंकि 6 शेड्यूल में बात मेंशन है कि इंपोर्टेड सैंपल्स आर एग्जेम्प्ट। उसके बाद देखें गुड्स इंपोर्टेड बाय डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशंस और प्रिविलेज पर्सन। ठीक है, डिप्लोमेट्स कौन होते हैं, जो एम्बेसीज बनी होती हैं। अब जैसे यूएस एम्बेसी बनी हुई है, रशियन एम्बेसी बनी हुई है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, सऊदी अरब की एम्बेसीज बनी हुई हैं। तो ऑब्वियसली इन एम्बेसीज के अंदर बहुत सारा सामान ऐसा होता होगा जो इनके कंट्रीज से यहाँ पर इनके पास आता होगा। तो ये लोग अपनी एम्बेसीज में अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो कोई भी चीज़ जो वहाँ से आएगी वो ये लोग कंज्यूम करेंगे यहाँ पर इंपोर्ट करके पाकिस्तान में। तो अब इनके लिए लॉ ने क्या कर दिया कि स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया, अगर गुड्स कौन इंपोर्ट कर रहा है, डिप्लोमेट, किसी कंट्री का डिप्लोमेट अगर गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, कोई डिप्लोमेटिक मिशन क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, या फिर कोई प्रिविलेज पर्सन, मतलब कोई यूनाइटेड नेशन का जो यहाँ पर पर्सन हो, जिसको यूनाइटेड नेशंस के तहत पाकिस्तान ने किसी हवाले से क्या दी हुई हो, इम्यूनिटी दी हुई हो, टैक्स की माफ़ी दी हुई हो, वगैरह वगैरह। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग हमारे मुल्क में रहते हुए बाहर से कुछ भी इंपोर्ट कर लें तो इनके लिए वो इम्पोर्टेड आइटम क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखिए अब इस चीज़ को समझिएगा, बाहर से डिप्लोमेट ने मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट किया, बाहर से आपने मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट किया, तो मोबाइल फ़ोन बतौर आइटम तो 6 शेड्यूल में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर इंपोर्ट करने वाला आम आदमी है या कोई कमर्शियल इंपोर्टर है तो फिर उसको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर इंपोर्ट करने वाला कौन है, डिप्लोमेट है, डिप्लोमेटिक मिशन है, प्रिविलेज पर्सन है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, वो इस 6 शेड्यूल का फायदा उठा सकता है कि अब उसने बोला कि भाई बतौर डिप्लोमेट मेरे लिए कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना क्या एग्जेम्प्ट है, भले बाकी दूसरों पर क्या होता हो, इंपोर्ट स्टेज पर सेल्स टैक्स चार्ज होता हो। इस बात को इस तरह समझिएगा अच्छी तरीके से। अच्छा, अब जैसे बाहर आप देखते हैं आजकल जो है वो डिफरेंट साइंटिफिक तरीके का फर्नीचर आना शुरू हो गया, जो एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें उसमें बन जाती एक ही फर्नीचर के अंदर। अगर आप देखें इस बात को तो अगर मिसाल के तौर पर अगर एम्बेसी जो है वो अपनी एम्बेसी के लिए फर्नीचर भी अपने मुल्क से मंगवाते हैं, कर्टेन्स या इस तरह के दीगर इक्विपमेंट्स भी अपने कंट्री से मंगवाते हैं, तो वो जो कुछ भी मंगवाएंगे, वो जो कुछ भी इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर, वो उनके लिए एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर यही चीज़ देखकर आप इंपोर्ट करेंगे तो क्या आप उस प्रोडक्ट के ऊपर सेल टैक्स एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं? जवाब इसका है नो। वैसे तो नहीं, लेकिन इसका जवाब यस भी हो सकता है अगर वो आइटम जो इंपोर्ट किया जा रहा है वो अलग से ही मेंशन हो, कहाँ पर, 6 शेड्यूल में। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस तरह इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद पर्सनल बैगेज इंपोर्टेड बाय ओवरसीज पाकिस्तानीज। आप अपने पर्सनल बैग में जो भी सामान लाते हैं वो पर्सनल सामान है, उसमें किसी किस्म की आपकी कमर्शियल यानी कोई चीज़ अगर आप बाहर से ला रहे हैं तो आपकी ज़ाती चीज़ है, उसमें आपकी ये कतई नीयत नहीं है कि आप उसको आगे बेचेंगे और उससे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर आप 5-6 सिगरेट के डब्बे लेकर आ रहे हैं बाहर से, आप बोलते हैं भाई ये मैं सिगरेट खुद पीता हूँ, मेरे इस्तेमाल की सिगरेट है,
मैं बाहर से लाया हूँ अपने इस्तेमाल के लिए, तो ठीक है, फिर जाहिर सी बात है फिर वो आपके पर्सनल बैगेज में आ गया। जब वो आपके पर्सनल बैगेज में आ गया, आपने उसको पर्सनल डिक्लेयर कर दिया, तो फिर उस सिगरेट के ऊपर कोई इंपोर्ट स्टेज पे सेल टैक्स चार्ज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बल्क में बहुत सारी सिगरेट निकल आए तो कस्टम वाले आपको पकड़ लेंगे ना, बट आपको, आप तो ऑब्वियसली क्या कर रहे हो, एक तरह से स्मगलिंग कर रहे हो, और आप उसको पर्सनल डिक्लेयर करके ये दिखाना यानी अपना सेल टैक्स और दीगर कस्टम ड्यूटीज वगैरह से बचना चाह रहे हो। तो खैर, तो जाहिर सी बात है इसमें आप अंदाजा हो जाएगा क्वांटिटी को देख करके भाई ये चीज़ पर्सनल लेवल की है या फिर ये चीज़ जो है वो आप आगे किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए परचेज करना चाहते हैं। तो बहरहाल पर्सनल बैगेज इंपोर्टेड बाय ओवरसीज पाकिस्तानी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओवरसीज पाकिस्तानी। देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी कोई और होता है, और जो पाकिस्तानी बाहर गया है हज करने के लिए वो लौट के पाकिस्तान ही आएगा, या कोई पाकिस्तानी बाहर गया है घूमने फिरने के लिए वो लौट के पाकिस्तान आएगा। तो इट मींस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवरसीज पाकिस्तानी एंड पाकिस्तानी। ओवरसीज पाकिस्तानी हम उसको बोलते हैं इसके पास नाइकॉप हो। नाइकॉप क्या होता है? नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। तो ओवरसीज पाकिस्तानी डिक्लेयर होने के लिए आपके पास नाइकॉप होना जरूरी है। अगर आपके पास एनआईसी है, एनआईसी तो क्या है? नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, तो यू आर नॉट ओवरसीज पाकिस्तानी। ओवरसीज पाकिस्तानी वो होते हैं जो नाइकॉप शो करेंगे, उनका एविडेंस नाइकॉप का होगा, ठीक है जी। उसके बाद जनाब, तो इसका मतलब अगर पर्सनल बैगेज कौन ला रहा है इंपोर्ट करके ओवरसीज पाकिस्तानी, तो फिर वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स नहीं होगा। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड मटेरियल्स फॉर ईपीजेड, बराए मेहरबानी देखें मुश्किल बातें हैं, जरा अच्छी तरह समझ लेंगे, मुश्किल नहीं रहेंगी। ईपीजेड बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है जिसको गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन डिक्लेयर किया होता है। आमतौर पर यहाँ वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। कराची में बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट गुड्स बनाती हैं और क्या करती हैं, कपड़ा बनाती हैं, कपड़ा एक्सपोर्ट करती हैं, जीन्स बनाती हैं, जीन्स एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं ईपीजेड में। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई कंपनी ईपीजेड में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेती है और फिर ईपीजेड में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के बाद वो बाहर से उस फैक्ट्री के लिए मशीनरी इंपोर्ट करती है या फिर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है, तो फिर ईपीजेड में मौजूद फैक्ट्री के लिए मटेरियल और मशीनरी इंपोर्ट करना एग्जेम्प्ट है। अब अगर वही मशीनरी या वो मटेरियल अलग से 6th शेड्यूल में मौजूद नहीं है, तो ईपीजेड से बाहर अगर कोई और इंपोर्ट करेगा तो उसको इसी मशीनरी के इंपोर्ट करने पर और मटेरियल के इंपोर्ट करने पर सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। ये बुनियादी बात इस तरह समझ लें। तो ये एग्जेम्पशन सिर्फ किसके लिए हो गई? ईपीजेड के लिए। अब उसमें मटेरियल को डिफाइन नहीं किया गया, मतलब ईपीजेड में मौजूद फैक्ट्री, बस शर्त यह है कि वो इंपोर्ट करे फिर अपने यूज में लाए। ऐसा नहीं हो कि वो इंपोर्ट करके आगे किसी को बेचना शुरू कर दे, फिर वो कमर्शियल इंपोर्टर बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये मैन्युफैक्चरर है तो ये मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है फॉर व्हाट? अपने यूज के लिए, ताकि मशीन इंस्टॉल करे, प्रोडक्शन करे। अच्छा, उसके बाद क्या है जनाब? गुड्स इंपोर्टेड फॉर सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट। आपने कुछ प्रोडक्ट्स एक मुल्क से क्या की? इंपोर्ट की, और दूसरे मुल्क क्या कर दिए? एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है ना। तो बाज़ दफा ऐसा होता है कि आप एक मुल्क से इंपोर्ट करते हैं और दूसरे मुल्क पे क्या करते हैं? एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो एक मुल्क के अगर ताल्लुकात खराब है दूसरे मुल्क से, तो आपने उस मुल्क से इंपोर्ट किया, आगे खुद दूसरे मुल्क को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट कर दे, ये भी इसको बोल सकते हैं। तो गुड्स इंपोर्टेड टेम्पररी फॉर सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट, अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए ताकि आप उसको आगे एक्सपोर्ट कर सकें, तो फिर ये इंपोर्ट करना क्या है? एग्जेम्प्ट है, क्योंकि आपकी इंपोर्ट करने की नीयत क्या है? एक्सपोर्ट करना। इसको अच्छी तरह देखिएगा जना, अच्छी तरह समझिएगा। तो एग्जाम में ये पॉइंट आ चुका है कि आपने एक कंट्री से गुड्स इंपोर्ट की और वो इंपोर्ट करने के बाद आपने उसको दूसरे कंट्री को क्या कर दिया? सेल कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब
अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी मुल्क से कोई प्रोडक्ट आपके मुल्क में आती है किसी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, और वो प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद वो आपके मुल्क से वापस चली जाती है। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया कि गुड्स आई, इम्पोर्ट हुई, उन पे आपने कोई प्रोसेस परफॉर्म किया और प्रोसेस परफॉर्म करके क्या कर दिया, उसको वापस भेज दिया। उसके बाद जनाब, imports of replacement goods supplied free of cost in lieu of defective goods। अगर किसी प्रोडक्ट की इंटरनेशनल वारंटी थी, अगर किसी प्रोडक्ट की क्या थी, कोई गाड़ी की वारंटी थी, तो गाड़ी का कोई स्पेयर पार्ट खराब हो गया, आपने उसको क्लेम के लिए बाहर भिजवाया और आपको उसके बदले रिप्लेसमेंट में नया स्पेयर पार्ट मिल गया। तो जो नया स्पेयर पार्ट आ रहा है, अगर वो स्पेयर पार्ट अगर वैसे ही पैसे दे के मंगवाएं तो उसका सेल टैक्स क्या होगा, चार्ज होगा। लेकिन क्योंकि ये रिप्लेसमेंट के तौर पर आ रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, इस पर आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ रहे, यानी मतलब इस स्पेयर पार्ट के पैसे आप ऑलरेडी गाड़ी की कॉस्ट में दे चुके होंगे। क्योंकि कंपनी बेवकूफ थोड़ी है, उसने आपसे वारंटी, जब कोई चीज वारंटी पे बिकती है तो कंपनी उसकी एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करती है। तो जो इजाफी प्राइस चार्ज करती है उसमें यही होता है कि जनाब के जो भी वो आपको वारंटी कॉस्ट के बदले सर्विसेज या प्रोडक्ट देंगे, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस उन्होंने पहले से आपसे क्या की भी होती है, चार्ज की भी होती है। इस तरह समझ लें आप इस बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप वैसे वो स्पेयर पार्ट मंगवाएंगे पैसे देकर तो सेल टैक्स चार्ज होगा, लेकिन क्योंकि वो स्पेयर पार्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है डिफेक्टिव गुड्स के बदले, उसके लिए आपको कोई कीमत देनी नहीं पड़ रही, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप ओरिजिनल इंपोर्ट के वक्त उसकी कीमत पहले ही दे चुके थे। उसके बाद जनाब, goods produced in and exported from Pakistan which are subsequently imported in Pakistan within 1 year of their export। अब देखें, पहले क्या था, गुड्स इंपोर्ट किए बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, अब बोलता है गुड्स एक्सपोर्ट किए ताकि पाकिस्तान में 1 साल के अंदर उसको दोबारा इंपोर्ट कर लिया सके। तो ऐसा बहुत ज्यादा हो गया हमारे मुल्क में कि कॉटन उगती है हमारे मुल्क में, ठीक है, लेकिन कॉटन बतौर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो क्या है, एग्जाम्प्ट है, वो तो वैसे एग्जाम्प्ट आइटम है, कोई इशू नहीं है उसका, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना कॉटन। लेकिन कॉटन हमारे मुल्क में उगती है, हम उससे क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं या फाइबर बनाते हैं। अच्छा, फैब्रिक बना के अब होता क्या है कि कपड़ा बन चुका है, हमारे मुल्क की कॉटन का लेवल बड़ा अच्छा है, लेकिन अब उसको गारमेंट्स बनाने के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसकी कॉस्ट अगर हमारे मुल्क में ज़्यादा, तो चाइना के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री लगी हुई है, आप अपना रॉ मटेरियल उनको भेज दो और उस रॉ मटेरियल को वो आपको कन्वर्ट करके भेज देंगे फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। तो आपका वहाँ रॉ मटेरियल भेजना क्या है, एक्सपोर्ट है, और उनका वहां से आपको फिनिश गुड बना के भेजना क्या है, आपकी इंपोर्ट है। तो गुड्स आपने पहले एक्सपोर्ट की, फिर बाद विद इन ईयर क्या कर ली, इंपोर्ट कर ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर विद इन 1 ईयर क्या हो गई, एक्सपोर्ट के बाद इंपोर्ट हो गई, तो फिर इसका मतलब यह है ये इंपोर्ट, देखें एक्सपोर्ट के वक्त सेल टैक्स नहीं है, एक्सपोर्ट के वक्त सेल टैक्स लगने की बात नहीं हो रही। अगर एक चीज आपने बाहर एक्सपोर्ट की थी और उसको विद इन 1 ईयर इंपोर्ट कर लिया, तो फिर उस इंपोर्ट के ऊपर सेल टैक्स चार्ज नहीं होगा। और अगर इंपोर्ट करने में 1 साल से ज्यादा वक्त लग गया तो फिर उस इंपोर्ट पे सेल टैक्स क्या होगा, चार्ज होगा, अनलेस कि जिस चीज को इंपोर्ट किया जा रहा है वो अलग से 6 शेड्यूल में मेंशन ना हो। अगर वो मेंशन है तो फिर तो वैसे एग्जाम्प्ट हो जाएगा, फिर उसकी टाइम लिमिट नहीं होगी, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जामिनर इन पॉइंट्स में आपको घुमा सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, गुड्स इंपोर्टेड बाय और डोनेटेड टू, यानी या तो गुड्स इंपोर्ट की हैं गवर्नमेंट ने, इंपोर्टेड बाय गवर्नमेंट और डोनेटेड टू गवर्नमेंट, यानी गुड्स आपने इंपोर्ट की हैं या गुड्स आपने इंपोर्ट करके डायरेक्ट डोनेट कर दिए। गुड इंपोर्टेड बाय और डोनेटेड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आप गुड्स इंपोर्ट करके देते हैं ताकि आप उनको या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुद इंपोर्ट कर लें या कोई उनको इंपोर्ट करके डोनेट कर दे, ठीक है, इस सूरत में जो होंगे जो भी आइटम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखें, अब मिसाल के तौर पर फर्नीचर है, हॉस्पिटल में फर्नीचर इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल में एयर कंडीशन इस्तेमाल होते हैं, हॉस्पिटल में और दीगर एक्सरे मशीन्स या इसके अलावा और मशीन्स क्या होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। तो ये तमाम बातें, तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इस तरह की मशीन, फर्नीचर, दीगर इक्विपमेंट्स या दीगर आइटम्स इंपोर्ट करता है बाहर से, तो वो इंपोर्ट जो है उसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। और नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी अगर क्या करता है, इंपोर्ट करता है, मतलब अगर बाहर से अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने के लिए
नई किस्म के इंटरेक्टिव बोर्ड्स क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसको अगर कौन खरीद रहा है, नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो ऐसी प्रोडक्ट क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, अब तक आप इस बात को समझे कि देखिए कहीं पर प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है और कहीं पे ये लिखा हुआ है कि फला खरीदे तो एग्जेम्प्ट है। तो अगर खरीदने वाला डिप्लोमेट और डिप्लोमेटिक मिशन हो तो इम्पोर्ट क्या हो गई, एग्जेम्प्ट हो गई। अगर खरीदने वाला क्या हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो, तो क्या हो गई, इम्पोर्ट एग्जेम्प्ट हो गई। तो इस बात को समझे जरा अच्छी तरीके से कि कहीं पर प्रोडक्ट मेंशन नहीं है, बस वो बंदा मेंशन है जो खरीद रहा है। मैंने क्या बोला, एग्जेम्पशन की असल में तीन किस्म, मतलब दो किस्म नहीं है, तीन किस्म है। या तो आइटम एग्जेम्प्ट कर दें, या बेचने वाले को एग्जेम्प्ट कर दें, या खरीदने वाले को एग्जेम्प्ट कर दें। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आइटम एग्जेम्प्ट तब भी बेचने वाला कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं करेगा, बेचने वाला खुद एग्जेम्प्ट तो वो खुद भी बेचे वो सेल टैक्स चार्ज नहीं करेगा, और अगर जो उसके पास खरीदार आ रहा है उसको स्पेशल अथॉरिटी मिली हुई है कि हाँ भाई तुम खरीदो, तुमसे कोई सेल टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, फिर बेचने वाला ऑब्वियसली उसे सेल टैक्स चार्ज नहीं करेगा। जो कि फिर वो स्पेसिफिकली उस पार्टिकुलर केस में क्या हो गई, वो गुड्स एग्जेम्प्ट हो गई। ठीक है जी। उसके बाद गुड्स एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी and natural gas supplied to government hospitals. Goods excluding electricity and natural gas supplied to government hospital. Charitable hospitals of 50 beds or more, or the teaching hospitals of a statutory university of 200 or more beds. ठीक है जी। यानी अब देखें जरा, गुड्स एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस को छोड़कर जो गुड्स खरीदता है कौन, देखो इससे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल की चीजें इंपोर्ट करने की बात आ गई, तो उसमें कोई सा भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो अगर वो गुड्स इंपोर्ट करेगा उसके लिए क्या है, एग्जेम्पशन आ गई। लेकिन अब गुड्स खरीदने की बात हो रही है लोकली, तो अगर गुड्स कौन परचेज कर रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल, ठीक है, और 50 बेड्स और मोर, या फिर कोई टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई भी गुड परचेज करे एग्जेम्प्ट है। चैरिटेबल हॉस्पिटल जिसमें बेड्स की तादाद 50 या उससे क्या हो, ज्यादा हो, तो वो जो गुड्स खरीदेगा वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। वो फर्नीचर परचेज करे, फर्नीचर एग्जेम्प्ट है, मतलब उस पर कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं होगा। वो इक्विपमेंट्स परचेज करे, इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट है। तो इन तमाम बातों, वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट परचेज करे, मतलब मुख्तलिफ किस्म की आइटम्स चाहिए। अच्छा, अब मेडिसिन तो आप जानते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तो एग्जेम्प्ट हैं वैसे ही। बहरहाल, तो ये आपके सामने तमाम बातें रख दी। और अगर कोई स्टेचुरी यूनिवर्सिटी है, मतलब जैसे बहुत सारे हम जानते हैं ना मेडिकल यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं जो कि मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर ही क्या होती है, रन होती हैं, वो इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, तो वो स्टेचुरी यूनिवर्सिटीज हैं, और उनके अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी भी चल रही है और ऑब्वियसली हॉस्पिटल भी चल रहा है। तो अगर कोई स्टेचुरी यूनिवर्सिटी है जिसके जिसके पास बेड्स की तादाद 200 या उससे क्या है ज़्यादा है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ भी परचेज करें एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस, उनके लिए उन प्रोडक्ट्स पे सेल टैक्स क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। भले दूसरों पे चार्ज होता हो लेकिन इन पे चार्ज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टेचुरी यूनिवर्सिटी जो कि हॉस्पिटल है 200 बेड्स और मोर, अगर वो एक फर्नीचर वाले से फर्नीचर परचेज करते हैं, तो वो ये बात बोलकर कि हम स्टेचुरी यूनिवर्सिटी हैं और हमारे पास बेड्स की तादाद जो है वो 200 या उससे क्या है जायद है, और 6 शेड्यूल ने हमें स्पेसिफिकली क्या दी हुई है, एग्जेम्पशन दी हुई है, तो इट मीन वो फर्नीचर वाला जब उनको फर्नीचर बेचेगा तो उस पर वो कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर वही फर्नीचर विदाउट परचेज करे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स हो जाएगा, क्योंकि विदाउट स्टेचुरी यूनिवर्सिटी नहीं है, विदाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी नहीं है, ठीक है जी, विदाउट चैरिटेबल हॉस्पिटल भी नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद प्रमोशनल
and advertising material including technical literature, pamphlet, brochures and other giveaways of no commercial value distributed free of cost by exhibitors. ठीक है, आप अक्सर देखते हैं प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए पम्फलेट छापे जाते हैं जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं या उसके हवाले से जो है वो इजाफी लिटरेचर होता है। तो इस तरह के जो आइटम्स छापे जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं, जो किसी प्रोडक्ट के साथ प्रोवाइड की जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उन आइटम के ऊपर कोई एक सेल टैक्स चार्ज नहीं होता, ये आइटम क्या है, एग्जाम्प्ट है। उसके बाद सप्लाई ऑफ फिक्स एसेट अदरवाइज देन स्टॉक इन ट्रेड which input tax adjustment is not available, example resale of vehicles, furniture or office equipment being a depreciable asset। यानी अगर आपने कोई एसेट परचेज किया था अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, फर्नीचर परचेज किया था अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, आपने व्हीकल परचेज किया था अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, आपने कोई ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था अपने बिजनेस के इस्तेमाल करने के लिए, वो और आपके बिजनेस के लिए क्या था, डेप्रिशिएबल एसेट था, यानी कि वो आपके लिए इन्वेंट्री नहीं थी ना, तो उसको तो खरीद के आप यूज करेंगे। तो आम लफ्जों में आप क्या बन गए, उस प्रोडक्ट के एंड यूजर बन गए, ऐसा ही है ना। तो जब आपने उनको परचेज किया तब तक आपने सेल टैक्स पे किया और आप उसके एंड यूजर बन गए। लेकिन अगर उनको इस्तेमाल करने के बाद आप उनको सब्सिक्वेंटली डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो क्या व्हीकल्स, फर्नीचर या ऑफिस इक्विपमेंट जब डिस्पोज ऑफ होगा उस पर आप बतौर मतलब डिस्पोजल सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे? जवाब है नो, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। हाँ, अगर आपने कोई प्लांट या मशीनरी परचेज की थी और उसके परचेज करते वक्त आपने सेल्स टैक्स यानी इनपुट टैक्स दिया था और वो इनपुट टैक्स आपके लिए अलाउ था अपने आउटपुट टैक्स के तौर पे क्या करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको उन फिक्स एसेट्स के ऊपर इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट मिल गई। इसका मतलब क्या, आप एक बात समझें, आपके पास सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो किस्म के फिक्स एसेट होंगे। वो फिक्स एसेट जिन पे इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ है, प्लांट, मशीनरी, जिनका इनपुट टैक्स आपने अपने आउटपुट टैक्स से क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। और ऐसे फिक्स एसेट जिनका इनपुट टैक्स आपको एडजस्ट करना अलाउ नहीं था। तो अगर आप ऐसे फिक्स एसेट बेचते हैं जिन पे इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट आपके लिए अलाउ नहीं थी क्योंकि आप उसके एंड यूजर बन गए थे एक तरीके से, तो जब आप उनको सब्सिक्वेंटली डिस्पोज ऑफ करेंगे अपने यूज करने के बाद या लाइफ मुकम्मल होने के बाद, तो फिर वो डिस्पोजल के वक्त आप कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, वो एग्जेम्प्ट हो गए। लेकिन अगर आप ऐसे एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं सब्सिक्वेंटली जिनके खरीदते वक्त आपने सेल टैक्स पे किया था और उस सेल टैक्स को आपने बतौर इनपुट टैक्स भी क्लेम किया था, तो फिर अब वो ऐसे फिक्स एसेट इस लाइन में मेंशन नहीं है, तो हो सकता है ऐसे फिक्स एसेट्स को बेचते वक्त आपको डिस्पोज ऑफ करते वक्त भी आपको सेल्स टैक्स चार्ज करना पड़ जाए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं। स्पेसिफाइड गुड्स इंक्लूडिंग एनर्जी सेवर लैम्प्स, नाम लेके एग्जाम कर दिया। फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल भी एग्जाम्प्ट है और इनकी फिनिश गुड्स भी एग्जाम्प्ट है विद फ्यू एक्सेप्शंस। मे बी कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है सब्जेक्ट टू क्या हो, सेल्स टैक्स हो। लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, नोटबुक्स, इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ पार्ट्स फॉर असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर। अगर आप बने बनाए लैपटॉप, कंप्यूटर, नोटबुक्स बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ये बने बनाए लैपटॉप्स या नोटबुक जो होंगे वो क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। ना सिर्फ ये एग्जेम्प्ट होंगे बल्कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप पाकिस्तान में लैपटॉप या इनकी असेंबलिंग शुरू करते हैं, तो उनके लिए अगर आप बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, तो पार्ट्स इंपोर्ट करना भी आपके लिए क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। यानी इंपोर्ट स्टेज पर आपसे इन पे सेल्स टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये नाम लेकर क्या कर दिए गए हैं, एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं। उसके बाद स्पेसिफाइड मशीनरी एंड कैपिटल गुड्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन सच एज, कुछ मशीनरी है या कैपिटल गुड्स हैं जिनकी परचेज को भी क्या कर दिया है, आपके लिए एग्जाम कर दिया गया। इक्विपमेंट फॉर कोल फायरिंग सिस्टम, अगर आप इक्विपमेंट मंगवाते हैं कोल फायरिंग सिस्टम के लिए, तो ये इक्विपमेंट जो है वो क्या है, एग्जाम्प्ट है। मशीनरी फॉर पावर जनरेशन, यानी कि अगर आप मशीनरी मंगवाते हैं पावर जनरेट करने के लिए, जनरेटर मंगवाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एग्जाम्प्ट हो जाएगा।
नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जो इंट्रानेट डेवलप करने के लिए, नेटवर्क डेवलप करने के लिए जो इक्विपमेंट्स आते हैं, वो इक्विपमेंट्स अगर कौन मंगवा रहा है, कौन इंपोर्ट कर रहा है, कौन खरीद रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट परचेज कर रहा है, तो उनके लिए ये खरीदना क्या है, एग्जेम्प्ट है। मतलब बेचने वाला अगर बेच रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, फिर वो बेचते वक्त सेल टैक्स चार्ज नहीं करेगा। और अगर यही चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जाएंगी तो कस्टम वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूट से और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इन प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। रॉ मटेरियल्स फॉर इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस, अब ये एक स्पेशल पॉइंट है, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। आप चाहें तो इसको लाजमी पढ़ लें, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा पड़ेगा बाउंसर आपके ऊपर, लेकिन वो इंशाल्लाह बाउंसर जो है वो कोई इशू नहीं है, वो हम इसको बड़ी अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे एक दो और चीज़ें पढ़ने के बाद। तो पढ़ना चाहता हूँ आप इसको पढ़ सकते हैं, अभी मैं इसको रीड कर लेता हूँ, लेकिन इसको एक्सप्लेन बाद में करूँगा तफसील से, एक दफ़ा फिर वापस आऊँगा इस चीज़ की तरफ। तो रॉ मटेरियल or intermediary goods produced or services provided by a registered person used by himself in the manufacture of taxable goods such as in-house consumption is a supply as per definition and shall be itself a taxable supply if used for any purpose other than taxable supply। देखिए इसकी एग्जाम्पल सुन लें आप मुझसे, जब बात होगी थोड़ी बहुत एग्जाम्पल सुन। देखिए एक आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आइडिया क्या आया, आपने बोला मैं जंग अखबार हूँ, मैं न्यूज़पेपर हूँ, मैं न्यूज़पेपर प्रिंट करता हूँ, मेरा रॉ मटेरियल पेपर है, और मेरा रॉ मटेरियल अगर पेपर है तो पेपर मैं इंपोर्ट करता हूँ या पेपर मैं लोकली परचेज करता हूँ, दोनों सूरतों में पेपर क्या होगा, सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स होगा। ठीक है, और आपने बोला यार मैं जब ये चीज़ें इंपोर्ट या परचेज करता हूँ तो मैं इनपुट टैक्स देकर आता हूँ, लेकिन चूंकि मैं कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करता, तो मेरा जो फिनिश प्रोडक्ट है, न्यूज़पेपर हो या बुक्स हो या जर्नल हो, वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि वो इस 6 शेड्यूल में क्या है, मेंशन है। तो इसका मतलब मैं उन चीज़ों को बेचता हूँ तो मैं कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करता, तो जब मैं कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करता तो मेरा इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता। तो आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, आपने बोला छोड़ो यार एक काम करते हैं, हम पेपर इम्पोर्ट नहीं करते, हम पेपर खरीदते नहीं हैं, हम एक काम करते हैं, हम पेपर मैन्युफैक्चरिंग का अपना प्लांट लगा लेते हैं। तो क्या होगा, हम पेपर मैन्युफैक्चरिंग का जब अपना प्लांट लगाएंगे तो हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से अपने न्यूज़पेपर वाले ऑफिस को या बिजनेस को डायरेक्ट पेपर सप्लाई कर देंगे बगैर किसी सेल टैक्स चार्ज किए। तो फिर ऐसा आप नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने खुद से पेपर प्लांट लगाया है, तो जब आप पेपर प्लांट से पेपर ट्रांसफर करेंगे न्यूज़पेपर वाले क्या कहते हैं बिजनेस को, तब आपको सेल्स टैक्स चार्ज करना होगा। यानी मतलब इन हाउस कंजम्पशन जो होगी वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स होगी अगर आपका एंड प्रोडक्ट क्या है, एग्जेम्प्ट है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो एग्जांपल नंबर 1, पेपर सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है, बुक एग्जेम्प्ट है। तो अगर आपने पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद लगा लिया है तो आपने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की है, और वो अगर वो एक्टिविटी सब्जेक्ट टू क्या है, सेल्स टैक्स है, तो आप अपने आप को पेपर भी ट्रांसफर कर दें, आपको सेल्स टैक्स चार्ज करना होगा। भले आप, क्योंकि इस केस में आप सेल्स टैक्स लगने से बच नहीं सकते। मतलब सवाल क्या है, इस एरिया में सवाल ये किया गया जनाब कि अगर कोई शख्स खुद से प्लांट लगाकर रॉ मटेरियल अपने आप को ट्रांसफर करे तो इसको कहेंगे इन हाउस कंजम्पशन। तो क्या इन हाउस कंजम्पशन एग्जेम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, इन हाउस कंजम्पशन एग्जेम्प्ट होगी अगर आपकी फाइनल गुड जो है टैक्सेबल है, और इन हाउस कंजम्पशन टैक्सेबल होगी अगर आपकी फाइनल गुड क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो अगर आप पेपर अपने आप को ट्रांसफर करते हैं ताकि आप बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर पब्लिश कर सकें, तो फिर आपकी जो पेपर की इन हाउस कंजम्पशन है वो सब्जेक्ट टू क्या है, सेल्स टैक्स है। लेकिन जो एग्जाम्पल नंबर आपको आगे मिलेगी 1 में लिखी हुई, वो क्या लिखी हुई मिलेगी कि अगर आप गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर, आप पहले टायर खरीदते थे कहीं और से, उन टायर्स पर आप सेल टैक्स पे करते थे, वो टायर आपकी गाड़ी की कॉस्ट का पार्ट बनता था, जब आप गाड़ी बेचते थे गाड़ी पर आप सेल टैक्स चार्ज करते थे और टायर वाला इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया करते थे। अब टायर भी टैक्सेबल गुड्स हैं, कार्ड्स भी क्या है, टैक्सेबल गुड्स हैं। तो अगर आप टायर का प्लांट आप खुद से लगा लेते हैं तो जितना टायर आपने अपने आप को ट्रांसफर किया है उस पर आपको सेल टैक्स चार्ज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब टायर गाड़ी की कॉस्ट का पार्ट बनेगा और जब गाड़ी पे सेल टैक्स क्या होगा, चार्ज होगा, तो ऑटोमेटिकली टायर पे भी सेल टैक्स चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, टायर को
बगैर सेल टैक्स चार्ज किए इन हाउस कंजम्पशन करना जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि टायर ऑटोमेटिकली गाड़ी का कॉस्ट का पार्ट बनकर फाइनल प्रोडक्ट के साथ क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। तो इसलिए आपकी इन हाउस कंजम्पशन क्या हो गई, एग्जेम्प्ट हो गई। लेकिन अगर आप पेपर में सेल टैक्स चार्ज ना करें और आप बुक बनाकर बेच दें, तो बुक पे आपने वैसे भी कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं किया, तो बुक तो बगैर सेल टैक्स के क्या हो गई, बिक गई। लेकिन इस वजह से अब पेपर भी सेल टैक्स लगने से क्या हो गया, बच गया। तो जो चीज टैक्सेबल है वो किसी भी शक्ल में मतलब हो जाए, उसको टैक्सेबल ही रहना है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन हाउस कंजम्पशन क्या होती है, आपने रॉ मटेरियल खुद से बनाया और अपने बिजनेस को ट्रांसफर किया। तो अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है और रॉ मटेरियल क्या है, टैक्सेबल है, तो जो इन हाउस कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल होगा वो टैक्सेबल ही रहेगा। अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, टैक्सेबल है, रॉ मटेरियल भी क्या है, टैक्सेबल है, तो आप अपने आप को जो रॉ मटेरियल ट्रांसफर करेंगे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फाइनल गुड्स के साथ मिलकर ही क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। इन बुनियादी बातों को आप ध्यान में रखिएगा, इन एग्जाम्पल्स को आप पढ़िएगा। मैं एक दफा फिर आऊंगा इन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने। तो ये आपके सामने हमने कंप्लीट किया जनाब, क्या कंप्लीट किया, एग्जेम्प्ट सप्लाईज। अब हम आते हैं कहां पर, जीरो रेटेड सप्लाईज पर। इन दोनों लिस्ट का आपने अच्छी तरीके से फर्क समझ लेना है। एग्जेम्प्ट सप्लाई पर कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं होगा, जीरो रेटेड सप्लाई पर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। आउटपुट टैक्स है लेकिन कितना है, 0%। जीरो आउटपुट टैक्स है आपने बोलना है, नहीं नहीं है, नहीं बोलना, नहीं है बोलेंगे तो फिर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे इस पे आउटपुट टैक्स है, जब भी तो आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, अब लिखा हुआ क्या आ गया, गुड्स फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी आर चार्जेबल टू सेल्स टैक्स एट 0%। जो कैटेगरी जीरो सप्लाई में आ जाती हैं, और जीरो सप्लाई को हम बोलते हैं फिफ्थ शेड्यूल आइटम। तो सिक्स शेड्यूल आइटम क्या हो गया बेटा, एग्जेम्प्ट सप्लाईज। और अगर एग्जामिनर बोल दे फिफ्थ शेड्यूल आइटम है, तो उसका मतलब क्या है कि वो किस चीज को रेफर कर रहा है, जीरो रेटेड सप्लाई को। गुड्स फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी आर चार्जेबल टू सेल्स टैक्स एट 0%। it means that their output tax is 0%. However, their corresponding purchases may not necessarily zero rated, and therefore input tax would be suffered, which is reclaimable as input tax. ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीरो रेट सप्लाई है उन पे आप आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं 0% पर, तो अब आप इसका इनपुट टैक्स भी क्लेम कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जीरो में जब आप इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे तो आपका अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आपको कुछ पे तो नहीं करना, बल्कि आपको क्या करना है, रिकवर करना है। तो वो रिफंडेबल आपके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा। मतलब कि आप जीरो रेटेड सप्लाईज पर जो इनपुट टैक्स देकर आए हैं उसका आप FBR से रिफंड ले सकते हैं कि भाई मेरा पे किया हुआ टैक्स करो, मुझे वापस करो। ये सारी बातें आपके सामने आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर दिस कैटेगरी अदर देन द फॉलोइंग। मतलब जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं, जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं, मतलब आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर ले पाकिस्तान से बाहर, जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी क्या है, जीरो रेटेड है। मतलब एक्सपोर्ट स्टेज पर सेल्स टैक्स चार्ज होता है, नहीं होता नहीं बोलना, होता है। कितने परसेंट पे होता है, 0%, ताकि उन एक्सपोर्टेड आइटम का जो आपका इनपुट टैक्स है वो क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। अब लिखा हुआ क्या जनाब, एक्सपोर्ट टू एनी कंट्री एज नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, एग्जांपल्स आर। तो जिन कंट्रीज का नाम फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, तो फिर उनकी जो एक्सपोर्ट है वो आपके लिए जीरो रेटेड नहीं रहेगी। एग्जांपल्स आर सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स फॉर एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान, जो एक्सपोर्ट हो रही है अफगानिस्तान को, स्पेसिफाइड गुड्स की, ईरान को, चाइना को, ठीक है। और एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान बाय लैंड रूट। तो कुछ एक्सपोर्ट ऐसी हैं जो कि क्या है, जीरो रेटेड है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जीरो रेटेड नहीं है। और उनमें से आपके सामने नाम आ गया कि कुछ स्पेसिफाइड गुड्स जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, किसको, अफगानिस्तान को, ईरान को और चाइना को। या फिर लिखा हुआ क्या, एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान बाय लैंड रूट। अच्छा, एक्सपोर्ट इंटेंडेड टू बी री इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान। अब ये बात हम पीछे पढ़ कर आ चुके हैं, ये बात हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ऐसी एक्सपोर्ट जो हम एक्सपोर्ट करें लेकिन इसको हम क्या करें, वापस री इम्पोर्ट कर लें।
अगर री इम्पोर्ट कर लिया विद इन 1 ईयर तो एग्जेम्प्ट, और अगर विद इन 1 ईयर इम्पोर्ट नहीं किया तो फिर टैक्सेबल। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी अदर देन द फॉलोइंग। जितनी भी एक्सपोर्ट हैं वो जीरो रेट हैं सिवाय इन 2 एक्सपोर्ट के। यानी ये जो दो आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए ये वो एक्सपोर्ट्स हैं जो जीरो रेट नहीं है, मतलब ये सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। तो जो हम पीछे पॉइंट पढ़कर आ गए कि हमने गुड्स एक्सपोर्ट की वापस इंपोर्ट कर लिए, अगर विद इन 1 ईयर इंपोर्ट कर ली तो एग्जेम्प्ट, और अगर विद इन 1 ईयर इंपोर्ट ना कर सके तो क्या है। उसके बाद यहां पर आपके सामने आ रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ अदर आइटम्स अंडर दिस कैटेगरी। अब देखें आइटम देखें मिक्स हो रहे हैं, गलती मत कीजिएगा। सप्लाई टू डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशन एंड प्रिविलेज पर्सन, ये आइटम तो पीछे भी आया था, लेकिन पीछे ये आइटम इंपोर्ट था। दो बातें ना, इसका मतलब डिप्लोमेट, डिप्लोमेटिक मिशन और प्रिविलेज पर्सन बाहर से कुछ इंपोर्ट करें तो एग्जेम्प्ट है। पाकिस्तान से लोकली कुछ खरीदें तो क्या है। अच्छा समझेगा, इसकी एग्जांपल लेते हैं। यानी कि अगर डिप्लोमेटिक मिशन बाहर से फर्नीचर इंपोर्ट करते हैं तो वो फर्नीचर क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। अगर डिप्लोमेट्स या डिप्लोमेटिक मिशन पाकिस्तान में मौजूद किसी फर्नीचर शॉप से फर्नीचर खरीदेंगे तो वो फर्नीचर शॉप वाला उस पर सेल्स टैक्स चार्ज करेगा, लेकिन कितना, 0%, ताकि वो उस पे क्या कर सके, इनपुट टैक्स क्लेम कर सके। अच्छा ये जीरो रेट क्यों है, इसके पीछे लॉजिक है बड़ी इंपॉर्टेंट। देखो डिप्लोमेटिक मिशन वो पैसा खर्च कर रहा है जो बाहर से आ रहा है, तो एक तरीके से टेक्निकली देखा जाए तो ये भी हमारी एक्सपोर्ट है ना, कि ये किसी और मुल्क का पैसा है और खर्च हो रहा है कहां पर, हमारी इकोनॉमी के अंदर, अगर इकोनॉमिक्स आपको याद हो, ठीक है ना। तो लिहाजा इनको क्या कर दिया, जीरो रेट कर दिया। तो ये दो बातें अच्छी तरह रखिएगा। देखें उसके बाद क्या है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इस पीछे क्या था, इंपोर्ट था, यहाँ क्या है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल लोकल। मतलब अगर पाकिस्तान से ईपीजेड को आप रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, अगर आप पाकिस्तान से क्या कहते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स जिसको असेंबल करके उनको प्रोड्यूस किया सकता है, वो पाकिस्तान से आप सप्लाई करते हैं, तो ये सप्लाई अगर आप ईपीजेड में कर रहे हैं तो क्या है, जीरो रेट है। और अगर ईपीजेड में मौजूद लोग बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें, बाहर से प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करें तो एग्जाम्प्ट। ये दो अलग अलग बातें, इनको अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। सप्लाई ऑफ लोकली प्रोड्यूस प्लांट एंड मशीनरी एंड इन ईपीजेड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। अब ये अलग से पॉइंट दे दिया, मतलब अगर आप लोकली प्रोड्यूस प्लांट एंड मशीनरी ईपीजेड में सप्लाई करें तो ये भी जीरो रेट है, और अगर ईपीजेड बाहर से इंपोर्ट करे तो एग्जेम्प्ट है। ये दो बातें हो गई। इंपोर्ट्स और सप्लाई मेड टू गवादर इकोनॉमिक जोन। अब देखें यहाँ पे इंपोर्ट भी आएगा, सप्लाई भी आएगा, मतलब इसकी इंपोर्ट भी और लोकल परचेज भी एक ही कैटेगरी में, जीरो रेट सप्लाई के अंदर है। यानी अगर गवादर इकोनॉमिक जोन में रहते हुए बाहर से आप मशीन इंपोर्ट करें, बाहर से आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें, या आप पाकिस्तान से किसी अपने क्लाइंट को, कस्टमर को गवादर इकोनॉमिक जोन में गुड्स सप्लाई करें, रॉ मटेरियल सप्लाई करें, या प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई करें, तो वो जीरो रेट कहलाएगा, एक्सक्लूडिंग व्हीकल। हाँ अगर गवादर इकोनॉमिक जोन में रहते हुए कोई बाहर से व्हीकल इंपोर्ट करता है, या गवादर इकोनॉमिक जोन में रहते हुए कोई बाहर से यानी क्या कहते हैं लोकली कोई व्हीकल क्या करता है, परचेज करता है, तो फिर वो सब्जेक्ट टू क्या होगा, सेल्स टैक्स होगा, वो जीरो रेट नहीं है। तो व्हीकल को छोड़ के गवादर इकोनॉमिक जोन में कुछ भी इंपोर्ट या सप्लाई कर दिया जाए वो क्या है, जीरो रेटेड है। इसको अच्छी तरह समझेगा। सप्लाई टू ड्यूटी फ्री शॉप्स। अभी ड्यूटी फ्री शॉप्स क्या है, एयरपोर्ट के ऊपर ड्यूटी फ्री शॉप्स बनी होती हैं, तो यानी इसका मतलब क्या है, वहां भी अक्सर लोग जो होते हैं फॉरेनर्स ही होते हैं जो इन ड्यूटी फ्री शॉप से गुड्स क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो अगर आप उन ड्यूटी फ्री शॉप्स को गुड्स क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो आप जब उन ड्यूटी फ्री शॉप्स को गुड्स सप्लाई करेंगे तो आप कोई सेल टैक्स कोई नहीं, आप 0% सेल टैक्स चार्ज करेंगे। आप सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे लेकिन कितना, 0%। ये बुनियादी गलती है, बार बार आपके सामने आ रही है। अच्छा जी,
supply of stores and provision for consumption aboard conveyance proceeding outside Pakistan, example international flight or ship. क्या पाकिस्तान में फॉरेन कंट्रीज के जहाज आते हैं, एयरक्राफ्ट आते हैं, पीआईए के एयरक्राफ्ट आते हैं? तो पीआईए के हमारे पास दो किस्म के एयरक्राफ्ट हैं, एक वो जो इंटरनेशनल एयरलाइन बने हुए, मतलब जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, और एक वो है जो डोमेस्टिक एयरलाइन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो एयरक्राफ्ट या शिप्स जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी ना हो, मतलब पीआईए के हो या किसी और कंट्री के हो। तो अब जरा सिंपल सी बात है, पीआईए का अगर एयरक्राफ्ट कराची एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है तो उसको फ्यूल तो चाहिए होगा ना। तो फर्ज करें आप फ्यूल सप्लायर है, आप जेट फ्यूल क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। और एमिरेट्स का एयरक्राफ्ट भी कहाँ पर खड़ा हुआ है, कराची एयरपोर्ट में। उसको वो इतना फ्यूल थोड़ी अपने साथ लेकर आ रहा है कि वो अपने मुल्क से फ्यूल लेकर भी आ जाए साथ साथ। तो इसका मतलब किसी भी एयरपोर्ट पे वो खड़ा होगा, उसको फ्यूल रिफिल करने की जरूरत तो पड़ेगी। तो फर्ज करें आप वो सप्लायर है जिसको टेंडर मिला हुआ है फ्यूल सप्लाई करने का। तो अगर आप पीआईए के उस एयरक्राफ्ट को फ्यूल सप्लाई करते हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर जाएगा फ्लाइट लेकर, अगर आप एमिरेट्स को क्या करते हैं, फ्यूल सप्लाई करते हैं, तो ये फ्यूल सप्लाई करना आपके लिए क्या है, जीरो रेटेड है। ठीक है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट को बहुत सारे और आइटम की भी जरूरत होती है, कुछ इन्वेंट्री की जरूरत होती है, मतलब कि उनको टिश्यू पेपर्स चाहिए होंगे, उनको कन्फेक्शनरी, चॉकलेट्स, टॉफीज, रिफ्रेशमेंट्स। जाहिर सी बात है बहुत सारे आइटम क्या है, पेरिशेबल हैं, वो साथ तो ले नहीं सकते ना अपने साथ। तो जाहिर सी बात है उनको डोमेस्टिकली हमारे यहाँ पर आकर, जितने भी एयरक्राफ्ट होंगे उनको यहाँ पर आके परचेज तो करनी पड़ती होगी ना, कि वो अपने एयरक्राफ्ट को दोबारा क्या करें, रिफिल करें, ताकि उनकी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए वो तमाम चीज़ें काम आ सकें। तो ऐसे तमाम आइटम, चाहे वो रिफ्रेशमेंट्स हों, चाहे वो जूसेस हों, अगर नेस्ले का जूस आप वैसे परचेज करेंगे तो वो क्या है, सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है। लेकिन फर्ज करें कि नेस्ले कंपनी अगर किसी एयरलाइन को जूस क्या करती है, सप्लाई कर देती है, जो कि पाकिस्तान से बाहर उड़ान भर के जाएगी, तो वो क्या हो गया, वो जीरो रेट हो गया। यानी नेस्ले कंपनी उस पर कोई सेल टैक्स चार्ज करेगी, कितना करेगी, 0%। ठीक है। तो ये तमाम बातें आपके सामने आ रही हैं। उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल यूज फॉर जीरो सप्लाई। अगर आपको गुड्स बाहर क्या करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो जिस डब्बे में पैक होकर गुड्स बाहर जाएंगी, अगर वो डब्बा सप्लाई करने वाला किसी ऐसे शख्स को गुड्स सप्लाई कर रहा है जो उनको डब्बे में पैक करके बाहर क्या करेगा, एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहा है, जीरो सप्लाई करने वाले को गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो फिर पैकेजिंग जो सप्लाई करने वाला होगा वो पैकेजिंग पे सप्लाई करते वक्त कोई सेल टैक्स चार्ज करेगा, 0%। ठीक है जी। उसके बाद इलेक्ट्रिक एंड गैस कंज्यूम बाय मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे सेल टैक्स चार्ज होता है, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर हैं, यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पर और गैस के बिल्स पर जो सेल्स टैक्स आपके पास लग कर आएगा वो क्या होगा, 0%। Other specified items subject to certain condition including bicycles, pencils, pens, ये भी क्या है, जीरो रेट आइटम्स है। ठीक है। तो यहां तक ये आपके सामने मैंने लिस्ट पढ़ दी किस चीज की, जीरो रेटेड सप्लाई की। रूट इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। देखें, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट जब काउंट होगी जब पाकिस्तान में किसी ने इंपोर्ट की हो, उसके बाद वो आगे पार्टी चेंज होनी चाहिए। अगर पार्टी चेंज नहीं हो रही, रास्ता इस्तेमाल हो रहा है, तो रास्ता इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा ना। देखो, हमारी एक्सपोर्ट या हमारी इंपोर्ट इस तरह सोचें आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव सोचें। अगर अमेरिका से कुछ आ रहा है, सीधा पाकिस्तान के रास्ते से जा रहा है कहाँ पर, तो वो हमारा लैंड रूट इस्तेमाल कर रहा है, वो फिर प्रोडक्ट हमारे मुल्क से क्या हो रही है, सप्लाई नहीं हो रही। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। हमारे मुल्क से सप्लाई जब होंगी, अगर हम यहाँ पे कोई एंटिटी इसको इंपोर्ट करे और वो इंपोर्ट करने के बाद आगे क्या करे, उसको एक्सपोर्ट करे, मतलब बीच में कोई रिस्क बेयर करने वाला तो होना चाहिए ना। अगर डायरेक्ट अमेरिका से सीधी अफगानिस्तान आ रही, तो अमेरिका और अफगानिस्तान का मामला हो, तो खाली हमारा क्या कर रहे हैं, लैंड रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा उसको हम अपने पास काउंट नहीं करेंगे।
उसकी गवर्नमेंट उनसे जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले वो अलग मसला है, उनको वो गवर्नमेंट के आपस के क्या है मुआहदे हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट जाने दें। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक सारी बात क्लियर सबको? तो यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। अब ये लिस्ट आपको अच्छे तरीके से क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।